नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट में। और मैं नाम है करण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है दोस्तों BPSC 101। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट कोड है BPSC 101 जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत की समझ। ये जो आपकी पुस्तक है दोस्तों, इसके वेरी वेरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं पूरे बुक के, वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। और जो कि आपका जून 2026 का एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इग्नू का एग्जाम जो है वो चल रहा है जून 2026 का, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और 8 जुलाई 2026 का पेपर, ये जो दोस्तों आपका एग्जाम है BPSC 101 का, ये आपका है 8 जुलाई 2026 को। तो इस दिन के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और इससे बाहर कुछ नहीं का मतलब दोस्तों ये है कि यदि आप मेरे इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर आखिर तक फुल वॉच कर लेते हो, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि आप जब एग्जाम हॉल में आंसर लिखने बैठोगे तो कहीं ना कहीं जो आप कहोगे कि मेरे को ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, नहीं कहीं ना कहीं आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो पूरे पुस्तक से है। यानी पूरे बुक के जो 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन के साथ साथ जो है दोस्तों, आपके पूरे बुक का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कवर कर दिए जाएंगे। जब सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप इजीली उसका आंसर लिख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए साथ ही सबसे पहले आप समझेंगे पुस्तक का अर्थ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर जाना चाहिए। ठीक है, आपको मतलब हर चीज़ बारीकी से समझना चाहिए, तभी जो है आप एग्जाम में अच्छा लिख पाओगे। देखो पुस्तक का नाम क्या है हमारा कि राजनीतिक सिद्धांत की समझ। राजनीतिक सिद्धांत की समझ, तो इस पुस्तक में हम मुख्य रूप से दोस्तों पढ़ेंगे जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप जो राजनीतिक सिद्धांत के जो दृष्टिकोण थे, उदारवाद, मार्क्सवाद, रूढ़िवाद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और आप कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र के बारे में, यानी 3 चीज़ों के बारे में इस पूरे पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। अब पुस्तक का अर्थ पता होने से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस पूरे बुक में हम बात क्या करने वाले हैं, समझने क्या वाले हैं। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे या आंसर को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए जो है मैं आपको पुस्तक का अर्थ बताता हूँ। देखिए इस पुस्तक में हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जो राजनीतिक सिद्धांत है दोस्तों वो क्या है, किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जाता है, वो सभी इस पुस्तक में पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, और हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण का अध्ययन करेंगे। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है उनके क्या क्या दृष्टिकोण है उनका अध्ययन करेंगे। और इस पूरे पुस्तक में दोस्तों आपका जो राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण है वो आपका यही है, उदारवाद, मार्क्सवाद, रूढ़िवाद, नारीवाद और उत्तर आधुनिक। यही जो है आपके राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण है। ठीक है, और इस पुस्तक में कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे लोकतंत्र के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार से हर एक देशों में फैला, भारत में फैला, वो सभी आप पूरा पढ़ने वाले हो। यानी कि मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो आप इस पुस्तक में पढ़ोगे कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या बातें की गई है, और राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वो क्या है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र क्या है और किस प्रकार से उसकी स्थापना की जाती है, लोकतंत्र के प्रकार क्या होते हैं, वो पूरा आप इस पुस्तक के अंदर पढ़ने वाले हो। तो आपको क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि इस पूरे बुक में आप पढ़ने क्या वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आप दोस्तों जब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया रहेगा कि हाँ हमें ये पढ़ना है। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, मतलब पूरे ओवरव्यू आपको नहीं मिल पाता। अब बेसिक आपको पता चल चुका है, तो अब यहाँ से आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक फुल वॉच कीजिए। ये मैं आपके भले के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आप जब वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर पाओगे और एग्जाम में अच्छा लिख पाओगे। यदि आप स्किप करके वीडियो को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन मिस हो जाएगा या कोई पॉइंट मिस हो जाएगा जिससे आपके मार्क्स घट सकते हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा फुल वॉच करना है। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो क्या है, स्पष्ट कीजिए, तथा इसके 2 दृष्टिकोण। यानी राजनीतिक जो सिद्धांत है दोस्तों, इसके आपके 2 दृष्टिकोण है। पहला आपका है मानक और अनुभवजन्य।
की चर्चा कीजिए। दोस्तों दृष्टिकोण तो वैसे और भी है, लेकिन आपकी जो पुस्तक है ना इसके अंदर 2 ही बता रखे हैं, तो आपको इन्हीं 2 को पहले समझना है। तो समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है और इसके जो 2 दृष्टिकोण हैं, मानक और अनुभवजन्य, इनकी चर्चा करनी है। समझ गए आप। तो सबसे पहले हम समझेंगे राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, उसके बाद इनके दोनों दृष्टिकोण को समझेंगे। देखिए राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ जो है बहुत सारे विचारकों द्वारा अलग अलग दिया गया है, लेकिन यदि आप इसका शाब्दिक अर्थ समझोगे, शब्दों को तोड़ के इसका अर्थ समझोगे, तो वो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए हमें दोनों शब्दों राजनीतिक और सिद्धांत को समझना होगा। यदि हमें राजनीतिक सिद्धांत को समझना है तो सबसे पहले हमें जो ये दोनों शब्द है राजनीतिक और सिद्धांत, इन दोनों को अलग अलग समझना होगा कि राजनीति का मतलब क्या होता है और सिद्धांत का मतलब क्या होता है, और दोनों शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई वो समझना होगा, तभी आप राजनीतिक सिद्धांत का मतलब समझ पाओगे। देखिए राजनीतिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। आप ध्यान रखना, जो आपका राजनीतिक शब्द है ये दोस्तों आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा है राज जमा नीति। राज जमा नीति, जहां पर आपका राज जो है ना, राज का अर्थ होता है शासन करना, तथा नीति का अर्थ होता है योजना, यानी एक योजना के तहत किसी भी क्षेत्र पर शासन करना ही राजनीति कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों कि ये अर्थात किसी भी क्षेत्र पर एक योजना के तहत किया गया शासन ही राजनीति कहलाता है। अब आप समझे, आप ये समझ गए कि राजनीति शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज जमा नीति। राज का मतलब होता है शासन करना और नीति का मतलब होता है योजना, ठीक है। यानी एक योजना के तहत किसी भी क्षेत्र पर शासन करना ही राजनीति कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपका एक दिल्ली क्षेत्र है, ठीक है, तो दिल्ली में किस प्रकार से सरकार द्वारा राजनीति की जाती है, जनता के प्रति कार्य किया जाता है और सरकार चलाई जाती है, तो ठीक उसी प्रकार राजनीति में भी है। यानी एक योजना के तहत जब हम काम करेंगे तो उसी को हम राजनीति कह देंगे। और देखिए अब हम समझेंगे सिद्धांत का अर्थ, कि सिद्धांत शब्द जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए सिद्धांत शब्द ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया, ग्रीक भाषा का दोस्तों एक शब्द था हमारा थ्योरिया, इससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समझने की दृष्टि। यानी किसी भी चीज को समझने की दृष्टि जो है ना वही आपकी सिद्धांत होती है। जैसे मान के चलिए टीचर ने आपको ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज पढ़ाया, ठीक है, आपने उसको कितना ग्रहण किया, कितना समझा, आपने किस दृष्टि से समझा, वो आपका सिद्धांत हो गया। इसको आप नजरिया भी बोल सकते हैं। आपने किस तरह से उसको अपने अंदर एब्जॉर्व किया, कैसे उसको आपने समझा, वो आपका दृष्टि था। तो इसी को कहने के हम जो सिद्धांत भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या समझे, यानी जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनके ऊपर दृष्टि डालना, उनको समझना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। अब आपको मैं और भी ज्यादा सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं कि अर्थात राजनीति का अध्ययन करना ही राजनीतिक सिद्धांत कहलाता है। यानी जब आप या किसी व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक मुद्दे जैसे जल की उपलब्धता, कानून बनाना, उचित शासन व्यवस्था कायम रखना, जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, चुनाव करवाना, इन पर जब अध्ययन किया जाता है, जब इनके ऊपर सोच विचार किया जाता है, तो इसी को हम राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। समझ गए दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको राजनीतिक सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम समझेंगे राजनीतिक सिद्धांत के 2 दृष्टिकोण। देखो दोस्तों, दृष्टिकोण का मतलब होता है देखने का नजरिया। जैसे मान के चलिए आपका, मैं एक उदाहरण दे दूं कि मान के चलिए एक वस्तु है कोई ए नाम की, ठीक है, ए नाम की कोई वस्तु है और आपके 2 दोस्त हैं, नंबर 1 और नंबर 2, आपके 2 दोस्त हैं। तो उस वस्तु ए नाम की जो वस्तु है ना, उस जब नंबर 1 का जो दोस्त है आपका, वो इसको सकारात्मक दृष्टि से देखता है, और लेकिन जो नंबर 2 का दोस्त है आपका, ये आपका नकारात्मक दृष्टि से देखता है। यानी दोनों का जो देखने का नजरिया है वो अलग अलग है। तो ठीक उसी प्रकार जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, इसका अध्ययन करने का भी जो नजरिया है वो हमें दो बताया गया है। वो आपका पहला है मानक और दूसरा आपका है अनुभवजन्य। इन दोनों को आपको समझना है। तो देखिए राजनीतिक सिद्धांत के 2 मुख्य दृष्टिकोण है। पहला हमारा है मानक और दूसरा हमारा है अनुभवजन्य। मानक दृष्टिकोण, अब देखो मानक दृष्टिकोण में क्या होता है दोस्तों, कि ये बात करता है क्या होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो आपका जो पहला दृष्टिकोण है मानक वाला, ये भविष्य की बात करता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और मूल्य और नैतिकता पर जोर देता है। और जो आपका अनुभवजन्य दृष्टिकोण है, ये बात करता है क्या है, यानी ये आपका वर्तमान की बात करेगा, ठीक है, कि इस समय क्या है, देश के अंदर कैसी स्थिति है, उसकी बात करेगा। लेकिन जो आपका मानक है दोस्तों,
ये आपका आने वाले समय में किस प्रकार से स्थिति होगी उसकी बात करेगा, पर ध्यान देता है। और तथ्य और वैज्ञानिक अवलोकन, यानी वैज्ञानिक अवलोकन पे जो है कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हो अनुभवजन्य जो दृष्टिकोण है ये वैज्ञानिक अवलोकन पर ही आधारित है। अब दोनों को मैं आपको बारीकी से एक ही करके समझाऊंगा, तो प्लीज ध्यान से समझिए। पहला समझेंगे हम मानक दृष्टिकोण। आपने देखा मानक दृष्टिकोण, क्या आप समझते हैं इसको? तो यह दृष्टिकोण आदर्शों, नैतिकता और मूल्यों पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाना है। यानी इसका उद्देश्य है कि एक अच्छा समाज बनाना, एक न्यायपूर्ण समाज बनाना, जिसमें समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सभी का विकास हो सके। और देखिए केंद्रीय प्रश्न, केंद्र के अनुसार क्या है, सरकार कैसी होनी चाहिए। अब ये जो दृष्टिकोण है दोस्तों, ये राजनीतिक सिद्धांत का दृष्टिकोण है। तो राजनीति का मतलब समझ चुके हो आप कि जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार प्रकट किए जा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार इनका एक जो विचार है मानक दृष्टिकोण, वो केंद्र के लिए बोलता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए, न्याय क्या है। यानी ये जो आपका मानव दृष्टिकोण इसके तहत बताया गया है कि सरकार एक उचित होनी चाहिए जो जनता का काम कर सके, और जो न्यायपूर्ण व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं देश के अंदर एक बढ़िया होनी चाहिए, तभी जो है देश का विकास होगा। और विधि की बात की जाए तो यह तर्क और दर्शन का उपयोग करता है। यानी कहीं ना कहीं ये जो तर्क है, हर चीज के पीछे जो फैक्ट है उसका उपयोग करता है, और दर्शन शास्त्रियों का उपयोग करता है। और इसके प्रमुख जो उदाहरण है वो कौन है, देखो दोस्तों, प्लेटो का रिपब्लिक। प्लेटो का एक प्रसिद्ध वो था दोस्तों ग्रंथ द रिपब्लिक, ये कहीं ना कहीं जो है इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। और जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत जो आदर्श राज्य की कल्पना करता है। ये आप समझ गए पहला। अब हम दूसरा दृष्टिकोण समझेंगे, अनुभवजन्य दृष्टिकोण। तो यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक और तथ्यात्मक है। यह राजनीतिक वास्तविकता को वैसे ही देखता है जैसे वह वास्तव में। यानी आपने देखा दोस्तों, ये वर्तमान समय की बात करता है, यानी जो देश के अंदर हालात है उसी के ऊपर ये बात करता है, जैसे स्थिति है उसी को देखता है, ना ही उसमें कोई बदलाव की बात करता है, लेकिन उसका अध्ययन करता है ये, ठीक है, ना कि जैसी होनी चाहिए। मतलब ये भविष्य की बात नहीं करता कि भविष्य में ये होगा। जैसे आप देखो बहुत सारे राजनेता जो है ये वादा करते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद आपके लिए ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, तो इनका भी जो विचार था वो उनसे अलग था। इनका कहने का मतलब था कि जो आपने कर दिया वो दिखाओ, जो आप करोगे वो मत दिखाओ। तो ये हमारा था अनुभवजन्य दृष्टिकोण के तहत। अब केंद्रीय प्रश्न के ऊपर बात की जाए तो सरकार कैसे काम करती है, यानी सरकार कैसे काम कर रही है वो दिखाओ, करेगी वो मत दिखाओ, अभी कैसे कर रही है वो दिखाओ। और मतदान कौन करता है वो, ये केंद्र के ऊपर इनका प्रश्न है, ये दृष्टिकोण का। और विधि की बात की जाए तो यह अवलोकन, सर्वेक्षण और आंकड़ों का उपयोग करता है। यानी जो है ये किस विधि से इसका दृष्टिकोण हम कह सकते हैं, तो ये अवलोकन का प्रयोग करते हैं, सर्वेक्षण का प्रयोग करते हैं, और जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देख लो आप कि चुनाव के बाद यह विश्लेषण करता है कि किस जाति या वर्ग ने किस पार्टी को वोट दिया। यानी कहीं ना कहीं देख सकते हो कि ये वर्तमान स्थिति की बात कर रहा है। जैसे चुनाव आपका हो गया तो यह एक काम करता है कि किस पार्टी ने किस जाति को अधिक वोट दिया, उसका कहीं ना कहीं आंकड़ों के माध्यम से पता लगाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल शब्दों में समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि राज्य क्या है, और राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचारों को स्पष्ट कीजिए। यानी सबसे पहले तो आपको बताना है कि राज्य क्या है, इसकी परिभाषा देनी है। उसके बाद राज्य के ऊपर जो रॉल्फ मिलीबैंड थे इनके क्या क्या विचार है वो आपको बताने हैं। तो देखिए, राज्य एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति से मिलकर बनी एक राजनीतिक संस्था है। अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि राज्य एक ऐसी संस्था होती है जिसका एक अपना भूभाग होता है, एक जनसंख्या होती है, और उस क्षेत्र में उसकी संप्रभुता होती है। जैसे मान के चल सकते हो आप, जैसे इस समय में भारत में 28 राज्य हैं, तो आप जैसे मान लो दिल्ली या फिर मान लो पंजाब मान लो, ठीक है। तो पंजाब जो राज्य है तो वो भी राज्य है, क्योंकि उसकी भौगोलिक रूप अलग है, उसका भूभाग अलग है, वहाँ की जनसंख्या अलग है, वहाँ का जो संप्रभुता है वो उस राज्य सरकार का है। तो इसी को हम राज्य बोलते हैं। और देखिए, इसका मुख्य काम कानून व्यवस्था बनाए रखना। आप देखो राज्य का काम क्या है, मान के चलो जो पंजाब राज्य है आपका, इसका काम क्या है कि देश के अंदर, अपने राज्य के अंदर, पंजाब के अंदर उचित कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की रक्षा करना और सार्वजनिक नीतियां लागू करना। आप सभी को पता है, यदि कोई भी मुख्यमंत्री जो है राज्य का,
वो क्या करेगा, अपने राज्य के लिए कहीं ना कहीं उचित कानून बनाए रखेगा, लोगों की रक्षा करेगा और सार्वजनिक नीतियां यानी ऐसी नीतियां लागू करेगा जो सभी के हित के लिए हो। अब समझेंगे हम कि राज्य पर रॉल्फ मिलीबैंड के विचार। देखिए, रॉल्फ मिलीबैंड एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक थे। अब आपको एक चीज यहीं पे समझ लेना है कि आप देखो, कोई भी विचारक के विचार को समझने से पहले आप थोड़ा उसका ओवरव्यू समझो। अब मार्क्सवादी विचारक थे तो आप एक पॉइंट यहाँ पे गांठ बांध लेना कि ये पूंजीवादी के विरोध में होंगे, क्योंकि जो मार्क्सवाद था दोस्तों, ये पूंजीवाद के विरोध में था। क्योंकि हमारी दो विचारधारा थी, एक था उदारवाद, एक था मार्क्सवाद। ये आप आगे भी पढ़ोगे। उदारवाद में क्या था, पूंजीवाद का समर्थन करते थे, लेकिन मार्क्सवादी विचारधारा में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते थे। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि ये जो विचारधारा है ये पूंजीवाद के विरोध में थी, तो यहाँ पर जो भी बातें की जाएंगी वो पूंजीवाद के विरोध में ही की जाएगी। आपको एक छोटे से शब्द से, यानी आपने एक मार्क्सवाद के शब्द को समझ लिया तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि हाँ, हम आगे क्या इसका आंसर लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। आपको जो है ना, हर की पॉइंट को समझना है और उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देखिए, रॉल्फ मिलीबैंड एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक थे। राज्य पर उनके विचार मुख्य रूप से उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, जो कि 1969 में प्रकाशित हुई थी, उनके मुख्य विचार इस प्रकार से, यानी राज्य के ऊपर, राज्य कैसा होना चाहिए और राज्य के ऊपर जो है रॉल्फ मिलीबैंड के क्या विचार थे वो आपको बताना है। सबसे पहले इनका हमारा विचार था कि साधन की बात की जाए तो मिलीबैंड के अनुसार राज्य पूंजीपतियों का हथियार है। जो मिलीबैंड बताते हैं कि जो राज्य है वो पूंजीपतियों का एक हथियार है। अब आप ही सोचो, ये पूंजीपति के बारे में क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि ये मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो कहीं ना कहीं ये पूरे क्वेश्चन में जो है पूंजीवाद के विरोध करेंगे। तो यही बताते हैं कि जो राज्य है आपका वो पूंजीवाद के विरोध में है या फिर पूंजीवाद के प्रत्यक्ष, मतलब उसके विपरीत रूप में है। अब देखिए, मिलीबैंड के अनुसार राज्य पूंजीपतियों का एक हथियार है। ये बताते हैं कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, तो राज्य उनका हथियार है, यानी शासन को, सरकार को उसका हथियार मानते हैं। सरकारी अधिकारी, न्यायाधीश और सेना के प्रमुख एक ही उच्च सामाजिक वर्ग से आते हैं। उनकी सोच समान होती है, इसलिए नीतियां हमेशा अमीरों के पक्ष में बनती है। अब दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं मार्क्सवादी विचारधारा पूरी तरह से जो है पूंजीवाद को नकारता रहेगा पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे यही बताता है कि कहीं ना कहीं जो राज्य है वो पूंजीवादी लोगों का समर्थन करता है, जिससे आम नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जाता है। ये पहला आपने समझ लिया। साधन मतलब ये पूंजीवादी का राज्य को बताया गया, यानी राज्य जो है पूंजीवाद से मिला हुआ है, यानी सरकार को ये बताते हैं कि ये पूंजीपतियों के लिए काम करती है। पुराने जमाने की ख्यालत वाले। देखिए, अगला देखिए हमारा दबाव। सरकारें आर्थिक मंदी के डर से पूंजीपतियों के अनुसार काम करती है। अब बहुत सारी सरकारें जो दोस्तों वो सोचती हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, हमें उनके हिसाब से काम करना चाहिए ताकि जो है हमारे देश के अंदर आर्थिक मंदी ना आ सके। यदि सरकार अमीरों की बात नहीं मानती तो वह अपना पैसा देश से बाहर निकाल सकते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है। अब यहाँ पे बता रहे हैं, जो हमारे मिलीबैंड जी है वो बताते हैं कि यदि सरकार अमीरों की बात नहीं मानेगी तो जो अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे? उनके पास तो पैसा तो है, तो वो बाहर चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे, रूस में चले जाएंगे, चीन में चले जाएंगे, बाहर के देशों से व्यापार करेंगे, जिससे भारत देश का जो पैसा है वो बाहर चला जाएगा और जिससे कहीं ना कहीं जो है भारत देश के अंदर आर्थिक मंदी देखने को मिल जाएगी। यह अमीरों को ताकत देता है। यानी कहीं ना कहीं आप जो प्राचीन या जो पुराने समय के जो विचार थे वो कहीं ना कहीं जो सरकार थी उसको एक तरह से पूंजीपति के पक्ष में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक ही दिमाग में पॉइंट रखना कि ये जो है पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में थे और उसके सब पॉइंट बना बना के लिख सकते हो। आप लिख दो कि गरीबों का शोषण किया जाता है, कुटीर उद्योगों को हानि पहुंचती है। यानी कहीं ना कहीं जो है आप जब एक पॉइंट को समझ लोगे ना दोस्तों, तो आप अपने शब्दों में भी जो है पॉइंट्स लिख सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये आपका कॉलेज लाइफ है, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे कोई आपका फिक्स आंसर नहीं होता। हर विचारक का हर किताब में अलग अलग आंसर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आप यदि अपने शब्दों में भी आंसर को लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपका आंसर जेन्युइन होना चाहिए और सही होना चाहिए। और देखिए विचारधारा, अब इनकी विचारधारा क्या थी राज्य के ऊपर। तो मिलीबैंड ने एंटोनियो ग्राम्स्की के वर्चस्व के विचार का समर्थन किया। राज्य, स्कूल, मीडिया और चर्च के जरिए ऐसी विचारधारा फैलाता है जिससे गरीब लोग भी पूंजीवादी व्यवस्था को सही मानने लगते हैं। यानी कहीं ना कहीं बताया गया है कि जो सरकार है
जो राज्य के अंदर जो सरकार है वो इस तरह से जाल बिछाती है कि जो आम नागरिक है वो पूंजीवादी विचारधारा की ओर खींचा हुआ चला जाता है। अगला हमारा है सीमित लोकतंत्र। पूंजीवादी लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा है, यह लोगों को वोट देने की आज़ादी देता है, लेकिन असली नियंत्रण अमीरों के हाथ में ही रहता है। यानी कहीं कि नहीं कहीं देख सकते हो कि इसमें यही बताया गया है कि जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो उद्योगपति लोग होते हैं, उनके हाथ में ही असली पूरा शासन होता है, बस एक दिखावा है लोकतंत्र, ठीक है। यानी सीमित का मतलब भी दोस्तों है कि एक सीमा के तहत लोकतंत्र की व्यवस्था। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, आपके बुक का जो खंड 2 है उसमें आपके जो दृष्टिकोण बताए गए हैं, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, 5 दृष्टिकोण बताए गए हैं आपको। तो उन 5 को जो है मैं अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। तो इससे क्या होगा कि इन 5 दृष्टिकोणों में से कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली बना के लिख सकते हो, चाहे वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए, चाहे वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आए, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत के उदारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। यानी राजनीतिक सिद्धांत के तहत जो उदारवादी दृष्टिकोण था वो क्या था, वो हमको बताना है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू यहीं पे बता देता हूँ। मैं ओवरव्यू दोस्तों आपको इसलिए बता देता हूँ कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ूँ ना तो आप बोर ना हो। बहुत सारे साथी क्या होता है, जब मैं आंसर पढ़ता हूँ तो वो बोर हो जाते हैं और वो मतलब उनका पढ़ाई से मन हट जाता है। तो थोड़ा सा पहले बता दूंगा तो आपको जो है मतलब समझने का इच्छा रहेगा। देखिए उदारवादी के तहत क्या है कि ये आप ध्यान रखिए एक चीज़, ये पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, ठीक है। यानी उदारवादी जो विचारधारा के जो भी लोग होंगे वो पूंजीवादी विचारधारा को समर्थक करेंगे। ये पूंजीवाद को ये अपने विकास का मुख्य बिंदु मानते हैं। ये ऐसा मानते हैं कि बिना पूंजीवाद के कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। आपको आइडिया लग गया कि पूरे विचारधारा में पूंजीवाद का समर्थन होने वाला है। देखिए राजनीतिक सिद्धांत का उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और सीमित सरकार पर जोर देता है। यानी कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति की जो महत्व है वो बढ़ जाती है, लेकिन आम नागरिक की महत्व कम हो जाती है, ठीक है। यह मानता है कि व्यक्ति सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर। यानी इस व्यवस्था के तहत आम व्यक्ति को सबसे ऊपर का दर्जा दिया गया है और यह राज्य सरकार केवल उसकी भलाई का साधन है। उदारवाद का केंद्र बिंदु मानवीय विवेक और खुली प्रतियोगिता बाजार में विश्वास है। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हो उदारवादी जो विचारधारा है इसके तहत जो हमारा मनुष्य है, जो दोस्तों हमारा आम नागरिक है, ये पावरफुल होता है और जो हमारी सरकार या फिर आप कह सकते हो राज्य, जो हमारा राज्य है ये कम पावरफुल होता है, ठीक है। ये आपका उदारवादी दृष्टिकोण के तहत, ये आप ध्यान रखना। आप थोड़े थोड़े की पॉइंट को समझोगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ सकेगा। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत के उदारवादी दृष्टिकोण क्या थे, आपने थोड़ा सा आइडिया लग गया आपको। अब हम समझेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। पहला दृष्टिकोण था कि व्यक्ति की प्रधानता। अब आप ही सोचो कि जब यहाँ पे समाज की जो वैल्यू कम है तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आम व्यक्ति की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो व्यक्ति की यहाँ पे प्रधानता होती है। उदारवादी मानते हैं कि समाज और राज्य का निर्माण व्यक्तियों से मिलकर हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि जो समाज और राज्य का जो निर्माण है वो आम नागरिक से मिलकर हुआ है, व्यक्ति से मिलकर हुआ है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। यानी व्यक्ति को साध्य बताया गया है और राज्य का साधन बताया गया। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो राज्य है उसको ये बता रहे हैं कि आपका निर्माण हमसे हुआ है, ये नहीं कि आपसे हमारा निर्माण हुआ है। लोगों से सरकार का निर्माण हुआ लेकिन सरकार से लोगों का निर्माण नहीं हुआ, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसकी बात की गई है। अगला हमारा है सीमित सरकार। अब जाहिर सी बात है जब यहाँ पे राज्य का वैल्यू नहीं है तो सरकार सीमित होगी। सरकार बहुत ही कम मामलों में जो है जनता के ऊपर हस्तक्षेप कर सकती है। यहाँ पे जनता को पूरी आज़ादी दी जाती है, ठीक है। राज्य निरंकुश नहीं होना चाहिए। सरकार का काम केवल व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। यानी सरकार के पास बहुत कम काम दिया जाता है इसके तहत, बस उनका जो है व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना होता है, स्वतंत्रता की रक्षा करना होता है और व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करना होता है। और देखिए अब अगला हमारा जो है दृष्टिकोण है वो है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार दोस्तों ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो देखिए हर व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार मिलते हैं जिसे जीने का अधिकार और स्वतंत्रता, ठीक है, कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। यानी जो आम व्यक्ति को जन्म लिया है तो उसको अपने जीवन जीने का अधिकार है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है। ये इनके प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक मतलब ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही दिए जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि लोकतंत्र और कानून शासन, ठीक है। लोकतंत्र और कानून का शासन, यह दृष्टिकोण स्वतंत्र चुनाव,
बहुदलीय प्रणाली और एक संविधान के अधीन शासन का समर्थन करता है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यहाँ पर जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है और बहुदलीय प्रणाली का इसमें वर्चस्व देखने को मिलता है, और ये सभी जो कार्य है वो संविधान के अधीन यानी संविधान के अंदर ही किया जाता है। अगला हमारा है आर्थिक स्वतंत्रता, और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्रता है दोस्तों ये आम नागरिकों को मिलती है। यानी आम नागरिक पूरे रूप से स्वतंत्र है, वो कहीं पर भी कैसा भी व्यापार कर सकते हैं। इसके अनुसार व्यापार और संपत्ति के मामले में सरकार का दखल कम से कम होना चाहिए। यानी कि जो आम नागरिक है उसके ऊपर जो है सरकार व्यापार के मामले में और संपत्ति के मामले में दखल नहीं दे सकती। अब दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। आप दोस्तों आपने क्या पहले पढ़ा, आपने पढ़ा उदारवादी दृष्टिकोण को। इसमें आपने क्या देखा कि इसमें कहीं ना कहीं जो पूंजीवादी जो विचारधारा थी, जो हमारी पूंजीवादी विचारधारा थी, इसका समर्थक था यानी पावर में थी। लेकिन अब जो आप पढ़ोगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसमें क्या होता है, इसमें पूंजीवादी जो विचारधारा है इसका विरोध किया जाता है और समाजवादी विचारधारा का बात किया जाता है। यानी कि आपने इससे पहले वाले विचारधारा में पढ़ा उदारवादी में कि यहाँ उदारवादी में क्या था दोस्तों कि जो सरकार थी वो कम पावरफुल थी और जो जनता थी वो ज़्यादा, जो आपकी ये सरकार थी वो कम थी और जो आपका जनता था वो ज़्यादा था। लेकिन अब जब आप पढ़ोगे मार्क्सवादी में तो यहाँ पे सरकार ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और जनता कम पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, यानी ये सभी विचारधारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इसलिए ऐसे समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ऐसे जो ये लाइन है लिखी हुई, इससे आप बहुत ही मुश्किल समझ पाओगे, इसलिए मैं आपको जो है अपने शब्दों में और बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर कि राजनीतिक सिद्धांत का मार्क्सवादी दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलेस द्वारा दिया गया। यानी कि आप ध्यान रखना जो ये मार्क्सवादी विचारधारा है ये कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स के द्वारा और फ्रेडरिक एंगलेस के द्वारा दिया गया था। यह एक क्रांतिकारी विचार है दोस्तों। क्रांतिकारी विचार इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो शीत युद्ध चला था हमारा 1945 से 1990 के बीच, ठीक है, तो इस समय भी दो विचारधाराओं के प्रति युद्ध था, एक आपका पूंजीवाद एक आपका समाजवाद। तो जब 1991 में शीत युद्ध का अंत हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हो कि पूंजीवादी विचारधारा का बोलबाला हो जाता है, वो पूरे विश्व में फैल जाती है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो ये आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी विचार, यानी ये जो है पूंजीवादी विचारधारा को बिल्कुल तोड़ देता है। ठीक है, इसके अनुसार राजनीति केवल विचारों या नियमों का खेल नहीं है, यह समाज में आर्थिक संसाधनों के मालिकों, पूंजीपतियों और मजदूरों यानी श्रमिकों के बीच निरंतर वर्ग संघर्ष है। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ समझना है यहाँ पे कि ये जो आपकी जो ये मार्क्सवादी विचारधारा है इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो विकास है वो सभी व्यक्ति का होना चाहिए। आपने देखा था उदारवादी विचारधारा में कि व्यक्ति व्यापार करने के लिए स्वतंत्र था, मतलब जिसके पास जितना नॉलेज है वो उतना पैसा कमाएगा और वो आगे बढ़ेगा। लेकिन मार्क्सवादी में इसका उल्टा है, यहाँ पे समाजवादी व्यवस्था होती है जिसमें समाज के हर एक व्यक्ति को लेकर चलना होता है, ये सरकार का परम कर्तव्य होता है। तो इसलिए इसमें बताया गया है कि इसमें मेन उद्देश्य ये होता है कि जो गरीब वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है और जो पूंजीपति वर्ग है, इन दोनों वर्गों के बीच एक ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए जिससे दोनों ही एक गति से चल सके। ठीक है, यानी आम नागरिकों का शोषण ना हो। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत के मार्क्सवादी दृष्टिकोण, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या थे हमारे राजनीतिक सिद्धांत के, वो बताने। तो सबसे पहला हमारा था अर्थव्यवस्था ही आधार है। आप सभी को पता है जो आपका मार्क्सवादी विचारधारा था इसमें कहीं ना कहीं जो है पूरे समाज के विकास की बात की जाती है। तो मार्क्सवादियों का मानना है कि समाज का असली आधार उसकी अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन प्रणाली है। यानी जिस देश के अंदर जितनी ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ उत्पादित होगा उतनी उसकी जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राजनीतिक धर्म और कानून इसके ऊपर ही खड़ी इमारत की अधिरचना है। यानी कहीं ना कहीं जो मुख्य रूप से जो है उत्पादन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिव देते हैं। अगला हमारा है राज्य एक दमनकारी यंत्र है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य यानी सरकार कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है, यानी जो राज्य है वो कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है। यह पूंजीपति वर्ग द्वारा मजदूर वर्ग का दमन करने और अपनी संपत्ति की रक्षा करने का हथियार है। अब आप ही सोचो दोस्तों, अब इसमें जो है ना कहीं ये उसके विरोध में है। किसके विरोध में है? तो पूंजीवाद के विरोध में है। तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद का विरोध करेगी। तो यही बता रही है कि जो पूंजीवादी विचारधारा जो विचारधारा है
वो जो राज्य होता है वो दमनकारी होता है, वो आम नागरिकों का जो है शोषण करता है। तो उन्हीं के बारे में ही बता रहा है। अगला हमारा है वर्ग संघर्ष का इतिहास। दोस्तों वर्ग संघर्ष ये होता है कि दो वर्गों के बीच जो खाई होती है ना वो कितनी है। अब मान के चलिए 1950 में क्या था पहले कि गरीब और अमीर के बीच बहुत ही बड़ी खाई थी, लेकिन आज 2026 के अंदर वो खाई कहीं ना कहीं सीमित हुई है। आज देख लो हर व्यक्ति के घर में मोबाइल फ़ोन है, आपके नए नए उपकरण है, टीवी है, घड़ी है, बाइक है और छोटे मोटे जो वाहन है वो भी है। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं समय के अनुसार जो है जो ये वर्ग संघर्ष है, जो अमीर और गरीब के बीच जो खाई है वो उसमें सुधार देखने को मिला। तो समाज हमेशा से दो वर्गों में बटा रहा है, आप सभी को पता है। दो वर्गों में हमेशा से समाज बटा रहा है। एक शोषक जो आम नागरिकों का शोषण करते हैं, जिनके पास संपत्ति होती है, और एक शोषित जिनके पास कुछ नहीं होता, यानी एक पूंजीपति वर्ग, एक मालिक वर्ग और एक मजदूर वर्ग। इसी इतिहास संघर्ष से आगे बढ़ता है, यानी यही संघर्ष जो है आगे भी बढ़ता हुआ आ रहा है। बस थोड़ा सा परिवर्तन ये हो जाता है दोस्तों कि समय के अनुसार जो है जैसी सरकार होगी वैसे कहीं ना कहीं जो इन दोनों के बीच जो है खाई जो है, जो भेदभाव है उसको कम किया जाता है। अगला हमारा है क्रांति और राज्य का अंत। जब पूंजीवाद में मजदूरों का शोषण बहुत बढ़ जाता है तो वे क्रांति करते हैं। आप ही सोचो जब आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, आपके साथ अन्याय होगा, तो आप कहीं ना कहीं क्रांति करोगे, आंदोलन करोगे, विरोध करोगे, ठीक है। वे पूंजीपतियों को हराकर सर्वहारा वर्ग यानी मजदूरों का शासन स्थापित करते हैं। आप सभी को पता होगा कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मेन बात यही है कि पूंजीपति को उखाड़ फेंकना है और जो समाजवादी विचारधारा है उसको लाना है और आम नागरिकों की सरकार बनानी है और सभी को विकास करने का समान अवसर देना है। ये हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य है। अंततः एक ऐसा समय आता है जब वर्गों और राज्य की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तब एक वर्गहीन और राज्यविहीन साम्यवादी समाज बनता है। यानी ये बता रहा है कि जब तक हम समाज के अंदर भेदभाव रखेंगे तब तक समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए समाज को एकजुट होना पड़ेगा, समाजवादी विचारधारा अपनानी पड़ेगी और जो है सबका विकास करना पड़ेगा। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक सिद्धांत के रूढ़िवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। अब दोस्तों आपने दो पढ़ लिया, उदारवाद को, मार्क्सवाद को। उदारवाद में पूंजीवाद का समर्थन, मार्क्सवाद में समाजवाद का समर्थन, ठीक है। अब रूढ़िवादी क्या है इसका भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो रूढ़िवादी विचारधारा जो या दृष्टिकोण ऐसा दृष्टिकोण होता है जो पुरानी परंपरा है ना दोस्तों, जो पुरानी परंपरा या जो पुराने रीति रिवाज है उनको मानता है कौन, तो रूढ़िवादी दृष्टिकोण। जैसे मान के चलिए आपके दादा दादी होंगे, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि वो पुराने विचारों वाले होते हैं, ठीक है। वो पुरानी चीज़ों को अधिक मानते हैं। आप यदि इस समय में कोई नियम कानून तोड़ोगे या फिर घर में कोई गलत काम करोगे तो आपको बोलेंगे कि नहीं ये मत करो, ऐसे मत करो, हमारे टाइम में ऐसे नहीं होता था, और ये मतलब अपनी कहानी बताएंगे। तो क्या है ये रूढ़िवादी, मतलब जो पुराने विचार होते हैं ना उन्हीं को रूढ़िवादी बताया गया है, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत में ऐसी रूढ़िवादी दृष्टिकोण परंपरा, स्थिरता और क्रमिक विकास का समर्थन करता है। अब राजनीतिक सिद्धांत में क्या रूढ़िवादी हो सकती है, तो जो परंपरा से चली आ रही जो नीतियां हैं, जो स्थिरता है आपका और जो विकास नहीं हो रहा है, वो जो कुछ कुरीतियां हैं, जो कुछ ऐसी रूढ़िवादियां हैं जो समाज के अंदर दूर करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि उसको हम दूर नहीं करेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। जैसे मान के चलो 1950 से पहले क्या था दोस्तों कि जो समाज के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है। यानी पहले के लोग मानते थे कि महिला का काम है सिर्फ घर की काम करना और जो है अपना घर परिवार चलाना। लेकिन अब समय के साथ क्या हो गया, आज के 2026 की बात की जाए तो महिला भी जो है पुरुष से कम नहीं है। कहीं ना कहीं जो है महिला भी जो है पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, जॉब भी कर रही है, हर काम कर रही है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये परिवर्तन हुआ। नहीं जो रूढ़िवाद, जो ये पुरानी परंपरा से चली आ रही जो सोच थी ये लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, उनको आगे नहीं बढ़ाना है, उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिला। इसी को बोलते हैं रूढ़िवादी विचारधारा के बाद परिवर्तन, समझ गए। यानी रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब है सीधा सा कि जो पुरानी विचारधारा होती है उसी को रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं। यह मानता है कि समाज को मशीनों की तरह अचानक नहीं बदला जा सकता, बल्कि इसके नियम और संस्थाई इतिहास को विकसित होते हैं। आप सभी को पता है इसमें यही होता है कि जो आज के समय में जो आधुनिक मशीनें आ गई है, तो ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इस प्रकार की विचारधारा में जो लोग होते हैं, वो इस आधुनिक मशीनों का खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और बोलते हैं इससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। इसलिए यह किसी भी क्रांतिकारी या अचानक होने वाले बदलाव का विरोध करता है।
आप ही को जाहिर सी बात है दोस्तों, जो ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग होंगे या कोई समाज भी होगा ना आपका, वो विरोध करेगा। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति जो है आधुनिक चीज़ें प्रयोग कर रहा है, ठीक है, आधुनिक मतलब मान लो कोई किसी घर में मान लो कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल अभी के मॉडल का हेयर स्टाइल कटिंग करवा के आया, तो उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसको बोल सकते हैं कि ऐसा मत करवाओ, ये अच्छा नहीं है, ये वो सही नहीं है। तो क्या वो मतलब पुराने विचारधारा से जो लोग जुड़े होंगे, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लोग पुराने विचारधारा वाले होंगे सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। अब आगे समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के रूढ़िवादी दृष्टिकोण क्या है, उनको एक ही करके समझते हैं। सबसे पहले दृष्टिकोण हमारा कि परंपरा और इतिहास में विश्वास, यानी इस प्रकार के लोग जो हैं पुराने रीति रिवाजों में और पुराने इतिहास की चीज़ों में विश्वास करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को देख लो आप कि मोबाइल यूज नहीं करते, आज के समय में भी जो है वो बोलते हैं फ़ोन यूज नहीं करना, हम जो है पहले जैसे ही रहेंगे। तो क्या है ये रूढ़िवादी सोच है, यानी पुरानी सोच है। लेकिन इस सोच को जो है कहीं ना कहीं आपको जो है समय के अनुसार बदलना चाहिए, तभी आप बदलोगे। अब देखो, रूढ़िवादी मानते हैं कि जो संस्थाएं और रीति रिवाज लंबे समय से चले आ रहे हैं वे पीढ़ियों के अनुभव और ज्ञान का परिणाम है, इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो प्राचीन समय में से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो प्राचीन परंपराएं हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए और उनको बदलना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा कि समाज एक जीवंत इकाई है। समाज को एक जीवंत इकाई बताते हैं कि यदि समाज के अंदर जो परंपरा है उसको आप बदलोगे तो समाज कहीं ना कहीं मृत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, रूढ़िवादी समाज को व्यक्तियों का एकमात्र समूह नहीं मानते। उनके अनुसार समाज एक जीवंत शरीर की तरह है जिसके सभी अंग आपस में गहराई से जुड़े हुए होते हैं। इसे बिना सोचे समझे बदलने से पूरे समाज को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें ये बता रहा है दोस्तों कि यदि आप बिना सोचे समझे पुराने रीति रिवाजों को बदल दोगे तो समाज पूरी तरह से बदल जाएगा और कहीं ना कहीं समाज पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे देख लो गांव में क्या है, आज के समय में भी जो लेडीज़ हैं या फिर जो महिलाएं हैं वो घूंघट करती है, लेकिन शहरों में नहीं होता। तो क्या है ये कहीं ना कहीं मतलब हर क्षेत्र पर निर्भर करता है। जैसे मान लो शहर में लोग आ जाते हैं तो वो शहरी टाइप के हो जाते हैं, वो मतलब सब चीज़ भूल जाते हैं और बिल्कुल मॉडर्न टाइप में रहते हैं। तो इसी की बात की गई है। अब देखो, अगला हमारा पॉइंट है कि मानव स्वभाव की अपूर्णता। इनका मानना है कि मनुष्य केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि भावनाओं से भी संचालित है। यानी आम आदमी केवल बुद्धिमान नहीं होता बल्कि उसके जो पुराने रीति रिवाज होते हैं उनके प्रति उसकी कुछ ना कुछ भावनाएं होती हैं, उनकी बात की गई है। मानव स्वभाव में कमियां होती हैं, इसलिए समाज और व्यक्ति को नियंत्रित रखने के लिए धर्म, परिवार और राज्य जैसे नैतिक ढांचे जरूरी है। यानी ये बताते हैं कि समाज में व्यक्ति को यदि हमें काबू में रखना है, नियंत्रित रखना है, तो उसके लिए धर्म, परिवार और राज्य जैसे नैतिक ढांचे जरूरी है। यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे इस पूरे पॉइंट में जो पुराने जो रीति रिवाज है, पुरानी जो परंपराएं हैं, उनका समर्थन किया जा रहा है, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों जो पॉइंट है, सत्ता और व्यवस्था। रूढ़िवादियों का मानना है कि स्वतंत्रता केवल नियमों, अनुशासन के भीतर ही रह सकती है। जब स्वतंत्रता जो है वो एक नियम के तहत और एक अनुशासन के तहत ही रह सकती है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजनीतिक सत्ता और पदानुकरण कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये बताता है कि सत्ता और व्यवस्था, एक उचित व्यवस्था, जब तक हम एक उचित व्यवस्था नहीं बनाएंगे तब तक देश के अंदर स्वतंत्रता जो है लागू सक्रिय रूप से नहीं की जा सकती। अगला हमारा पॉइंट है क्रमिक परिवर्तन। यानी ये जो इस प्रकार के लोग होते हैं ना, ये बहुत ही कम परिवर्तन करते हैं। इनकी जो पुरानी मान्यताएं होती है इनके प्रति बहुत ज़्यादा कम परिवर्तन करते हैं। क्रमिक मतलब बिल्कुल धीरे धीरे। इसका अर्थ ये नहीं है कि रूढ़िवादी बदलाव बिल्कुल नहीं चाहते, मतलब रूढ़िवादी बदलाव तो चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे, बल्कि वे चाहते हैं कि बदलाव बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से हो। यानी कहीं ना कहीं जैसे मान लो ये तेज बदलाव के पक्ष में नहीं है, ठीक है। वे किसी भी ऐसे बदलाव के खिलाफ हैं जो समाज की स्थापित नींव को हिला दे। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। जैसे मान के चलिए कि आज से 50 या 60 साल पहले गाँव में जो है एक बेना आता था, पंखा होकने वाला हाथ से, ठीक है। उससे लोग होका करते थे, हवा लिया करते थे। तो लोगों ने उसका बदलाव नहीं किया, पंखा भी आ गया तब भी लोगों ने खरीदा नहीं, बहुत धीरे धीरे बदलाव किया। जब कूलर आ गया, कूलर आने के बाद लोगों ने पंखा लगवाना शुरू किया। सोचो, अब जब एसी आ गया तब जाके लोग कूलर लगवा रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि जो इस
सोच वाले, जो पुराने विचार वाले जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर परिवर्तन तो चाहते हैं। ऐसा नहीं कि रूढ़िवादी लोग परिवर्तन नहीं चाहेंगे। यदि मान लो आज वही वो हाथ वाले पंखे से अगर हवा खा रहे होते तो क्या वो आज की दुनिया में रह पाते? तो नहीं रह पाते। तो परिवर्तन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते हैं। समझे गए आप? इसी को हम बोलते हैं क्रमिक परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन करना लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन करना। अब दोस्तों छठा क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक सिद्धांत के नारीवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका राजनीतिक सिद्धांत था, इसके नारीवादी दृष्टिकोण क्या थे? ठीक है, अब दोस्तों नारीवादी दृष्टिकोण का भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूं तो इसमें यही बताया गया है। देखो, नाम ही है नारीवादी, नारी यानी कि महिला। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक आंदोलन था, एक आप कह सकते हो एक हमारा ये आंदोलन था जो महिलाओं के द्वारा किया गया था। अब महिलाएं आंदोलन क्यों करेंगी? तो वो जब महिला आंदोलन इसलिए करेगी क्योंकि जब उनको अधिकार नहीं मिलेगा, समाज में समान दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो महिलाएं आंदोलन करेगी, अपने विचार प्रकट करेगी। तो उसी को हम नारीवादी के तहत बताते हैं। ठीक है, समझ गए आप? तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में नारीवादी जो दृष्टिकोण है वो लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लैंगिक समानता, लैंगिक का मतलब है लिंग के रूप में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। महिला चाहती है कि हमें भी समाज में एक समान दर्जा दिया जाए, इसलिए नारीवादी आंदोलन भी समय समय पर किए गए थे, बहुत पहले। ठीक है, यह सत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान संरचनाओं की आलोचना करता है। जाहिर सी बात है, जब महिलाएं हैं तो कहीं ना कहीं जो पुरुषों की आलोचना तो करेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य होता है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, यानी जो राजनीति है उसके अंदर महिलाओं को भी भागीदारी में शामिल किया जाए और निजी जीवन व सार्वजनिक जीवन के बीच पारस्परिक भेदभाव को समाप्त करना। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो इसमें यही बात होता है पूरे, मतलब इस नारीवादी दृष्टिकोण में जो पुरुष है जो आपका महिला है, दोनों के बीच हमें भेदभाव नहीं करना है, दोनों को एक समान समझना है, दोनों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना है। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के नारीवादी दृष्टिकोण क्या थे? तो सबसे पहला हमारा था निजी ही राजनीतिक है। इसमें बताती है महिला कि जब तक हमको निजी रूप से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, हमें समाज में जो है एक उच्च दर्जा नहीं मिलेगा, हमें समाज में एक समान व्यवहार जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक जो है हम राजनीतिक मुद्दों में शामिल नहीं हो सकते। तो पारंपरिक राजनीति में घर और परिवार को राजनीति से बाहर माना जाता था। नारीवादियों का तर्क है कि निजी क्षेत्र, घर, परिवार और विवाह भी सत्ता संबंधों पर आधारित होता है। यहाँ महिलाओं का शोषण होता है। अंततः यह एक राजनीतिक मुद्दा है। यानी ये बताया गया है कि निजी तौर पे यदि जब तक घर के अंदर, परिवार के अंदर निजीकरण होगा, तब तक कहीं ना कहीं आप जो है महिलाओं का विकास नहीं कर सकते। महिलाओं के विकास के लिए कहीं ना कहीं महिलाओं के जो मुद्दे हैं उनको जो है आपको समझना होगा। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि प्रीत सत्ता की अवधारणा। जो पुरुष प्रधान की अवधारणा वो क्या, देखिए, तो प्रीत सत्ता वह सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि आज से हम 50 साल पहले की बात करें तो हमारा भारत देश भी जो कहीं ना कहीं महिला का जो है मतलब उनको कम अधिकार थे और पुरुष प्रधान देश था। पुरुषों की बात ज़्यादा मानी जाती थी, महिलाओं को समाज में कम दर्जा दिया जाता था। लेकिन आज के समय में 2026 में जो है सब बदल चुका है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, एक समान काम करते हैं। नारीवादी विचारक जैसे केट मिलेट तर्क देते हैं कि यह व्यवस्था महिलाओं को दबाने और उन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। यानी कहीं ना कहीं जो प्रीत सत्ता है दोस्तों, जो पुरुष प्रधान देश है, ये कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों का हनन करती है और उनको समाज में जो है एक उचित स्थिति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगला हमारा है लैंगिक समानता। देखिए, नारीवादी मानते हैं कि जैविक लिंग और सामाजिक लिंग अलग होते हैं। ठीक है, समाज तय करता है कि महिलाओं और पुरुषों को कैसे व्यवहार करना चाहिए। नारीवादी सिद्धांत इस भेदभाव को चुनौती देता है। यानी कहीं ना कहीं जो नारीवादी सिद्धांत है ये बोलता है कि हमें भेदभाव नहीं करना, हमें समाज की परवाह नहीं है, हमें आप बिल्कुल एक समान अधिकार दो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हमें एक समान अधिकार चाहिए। अगला हमारा है उदारवादी नारीवाद। ठीक है, तो यह महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कानूनी और राजनीतिक अधिकारों की मांग करता है। यानी कि अब दोस्तों आपको पता होगा उदारवादी में कि पूंजीवाद का ये समर्थक था। ठीक है, विचारधारा मतलब इसमें पूंजीवाद की बात की गई, आपने पिछले बार स्लाइड में पढ़ा।
तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो कह रही है कि हमें भी समक्ष रूप से, कानूनी रूप से पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करवाओ। अगला हमारा है कट्टरपंथी यानी रेडिकल नारीवाद। यह पुरुष सत्ता को जड़ से खत्म करना चाहती है। अब कट्टरपंथी का मतलब होता है बिल्कुल उग्र। अब मान लो कोई महिला है, वो पुरुषों के अत्याचार से बहुत ज़्यादा दुखी है, तो उनका ग्रुप एक उग्र रूप धारण कर लेता है और जो ये पुरुष सत्ता है, जो पुरुष प्रधान देश है, उसको पूरा जड़ से खत्म करने की बात कर देते हैं। अब 7वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राजनीतिक सिद्धांत को उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है दोस्तों, इसके उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण क्या थे वो हमें बताना है। अब दोस्तों मैं आपको एक थोड़ा इसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं जो है आप ज्ञान की शक्ति के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। यानी जो ज्ञान है, इसके अंदर जो व्यक्ति का जो ज्ञान है ना, उसको शक्ति बताया गया है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास जितना नॉलेज है, उसको उस नॉलेज के अनुसार पावरफुल बताया गया। समझ गए आप। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण सार्वभौमिक सत्य और बड़े सिद्धांतों को नकारता है। यानी ये सत्य को भी नकारता है और जो बड़े बड़े सिद्धांत नकारता है, यानी सबको ये नकार देता है। यानी जो भी राजनीतिक रूप से जो भी सिद्धांत दिए गए थे, सबको नकार देता है और इसके बजाय ये बोलता है कि यह स्थानीय ज्ञान, विविधता और खंडित दृष्टिकोणों पर जोर देता है। यह मानता है कि ज्ञान ही शक्ति है। यानी कि आप एक इसका पॉइंट ध्यान में रखो कि जो आपका आधुनिक, उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण है, वो ज्ञान को ही शक्ति मानता है और जिस व्यक्ति के पास जितना अच्छा ज्ञान होगा, वो उतने अच्छे से समाज के प्रति शासन करेगा और समाज का कल्याण करेगा। राजनीतिक सत्ता समाज के हर हिस्से में फैली हुई है, ना कि केवल राज्य में। यानी ये बताता है कि जो राजनीतिक सत्ता है वो समाज के हर एक हिस्से में फैली हुई है, इसलिए हमें समाज का पूरा सम्मान करना चाहिए। अब देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहला हमारा है महान सिद्धांतों की अस्वीकृति। यानी जो बड़े बड़े राजनीतिक विचारकों द्वारा जो बड़े बड़े सिद्धांत प्रस्तावित किए गए थे, जो दिए गए थे, ठीक है, तो उनकी ये अस्वीकृति कर देता है। अस्वीकृति क्यों कर देता है? क्योंकि आप सभी को पता है ये कहीं ना कहीं जो ज्ञान की बात करता है, ठीक है। यानी जिस व्यक्ति के पास जो ज्ञान है, उसी हिसाब से वो जो है अपना विकास कर सकता है। तो यह दृष्टिकोण मार्क्सवाद या उदारवाद जैसी उन विचारधाराओं का विरोध करता है जो पूरे समाज को समझने के लिए एक ही नियम या महाकहानी बताते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं कह सकते हो, इस विचारधारा में हर व्यक्ति को अलग बताया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति अलग होती है। हर व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान का जो स्तर है वो अलग अलग होता है। ज्ञान और सत्ता का संबंध, माइकल फूको। उत्तर आधुनिक विचारक जैसे फूको मानते हैं कि ज्ञान और सत्ता आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। जो आपका ज्ञान है दोस्तों और जो आपकी सत्ता, ये दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, समाज में जो मान्यताएं सत्य के रूप में स्थापित होती है, वह हमेशा शक्तिशाली लोगों द्वारा ही बनाई जाती है। यानी कि आप कह सकते हो, इसमें यह बात की गई है कि जो व्यक्ति जितना ज्ञानी होगा, वो उसी प्रकार से अपने राज्य की शासन चलाएगा और अपने राज्य का विकास करेगा। अगला हमारा पॉइंट है विविधता और बहुलता। यह दृष्टिकोण मानता है कि एक निश्चित सत्य नहीं होता। यानी किसी एक सत्य को ये निश्चित नहीं मानता। हर व्यक्ति और समूह का अपना अलग अलग अनुभव है। यानी ये समाज को अलग अलग बांट के देखते हैं। ये कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर अपने अलग अलग गुण होते हैं, तो उनका अलग अलग कहीं ना कहीं अपना दृष्टिकोण होता है, तो उनको विकास करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। यह हाशिए पर पड़े समूह, दोस्तों हाशिए पर पड़े समूह का मतलब होता है ऐसे समूह जो पिछड़े हुए हों, जिसको हम अल्पसंख्यक भी बोल लेते हैं, जैसे कि आपका SC ST OBC होता है वो, ठीक है। पिछड़े समूहों जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों की आवाज़ को महत्व देता है। यानी कहीं ना कहीं आपको पता है कि इसमें ज्ञान की बात की गई है। जब आप ज्ञान से किसी चीज़ की बात करोगे, तो कहीं ना कहीं जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो खराब विचार है, उनको जो है बदलाव करने की बात आप कर दोगे। अगला हमारा है विखंडन। उत्तर आधुनिकता पुरानी धारणाओं और शब्दों के अर्थों को खोलकर, जो आपका दोस्तों उत्तर आधुनिकता है, ये जो पुरानी धारणाएं हैं और जो शब्द के अर्थ है, उनको खोलकर खंडित करके उनके पीछे छिपे सत्ता संबंधों की जांच करता है। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हो ये पूरे ज्ञान, मतलब इसमें एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं जो कोई भी नियम, कोई भी कानून को पूरे डीपली जो है स्टडी करते हैं और क्या वो सही है, तब जाकर के देश के लिए लागू करते हैं। अब दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि लोकतंत्र और नागरिकता पर चर्चा कीजिए। यानी लोकतंत्र क्या है और नागरिकता क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ
कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो में कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब समझते हैं हम कि लोकतंत्र और नागरिकता क्या क्या है, दोनों को बारीकी समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे, देखो पहले इसका ओवरव्यू पढ़ते हैं। तो लोकतंत्र और नागरिकता एक ही सिक्के के दो पहलू है। यानी जैसे आपका एक सिक्का होता है दोस्तों, उसमें आपका एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। तो ये बताता है कि जो लोकतंत्र और नागरिकता है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति जनता के, जहाँ पर जो शक्ति है वो जनता के पास होती है, यानी लोकतंत्र में जनता के पास शक्ति होती है। और नागरिकता वह स्थिति है जो व्यक्ति को उस व्यवस्था का हिस्सा बनाती है, उसे वोट देने का हक देती है और उसे जिम्मेदारियां भी सिखाती है। अब दोस्तों इसको समझो आप, लोकतंत्र क्या है आप सभी को पता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। जहां लोक का अर्थ होता है जनता, तंत्र का अर्थ होता है शासन। यानी जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में जनता का शासन होगा, जनता की बात मानी जाएगी या फिर जनता द्वारा वोट दिया जाएगा, तो उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। और नागरिकता क्या होता है दोस्तों, तो ये सरकार द्वारा दी जाती है, ठीक है। जैसे हम सभी क्या है, तो भारत देश के नागरिक है, ठीक है। तो हमारे नागरिकता कैसे मिली, तो हम लोग को जन्म से मिली। मतलब एक होता है नागरिकता के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा, तो आप इतना ध्यान रखो। यानी समझ गए आप, ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू। कैसे हैं आप समझ गए कि लोकतंत्र व्यक्ति के बारे में बात करता है और नागरिकता भी व्यक्ति के बारे में ही बात करता है। एक तरफ लोकतंत्र में क्या होता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो वोट डालने की आज़ादी मिलती है और व्यक्ति स्वतंत्र होकर किसी भी कार्य को कर सकता है। और नागरिकता में क्या है, व्यक्ति अपने देश के प्रति जिम्मेदार होता है और जिम्मेदारी से काम करता है। यानी दोनों ही बातों में जो है व्यक्ति का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है इसको एक ही सिक्के के दो पहलू बताया गया। अब हम दोनों को एक ही करके समझेंगे। पहले समझेंगे लोकतंत्र का अर्थ। तो लोकतंत्र जो है आपका वो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा तंत्र। जहां आपका लोक का अर्थ होता है जनता, ठीक है, लोक का अर्थ होता है जनता, तथा तंत्र का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन ही लोकतंत्र है। यानी कि आप कह सकते हो किसी भी क्षेत्र पर जब जनता का शासन होता है, आम जनता वोट डालती है, तब जब सरकार बनती है, तो उसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत देश में देख लो आप, लोकतंत्र शासन प्रणाली है, ठीक है। अगला हमारा है लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भागीदारी निभाती है। आप सभी को पता है लोकतंत्र व्यवस्था में आप जो है प्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्शन में जाके वोट डालते हो, इसी की बात कही गई है। अब देखिए लोकतंत्र के प्रकार की बात की जाए तो लोकतंत्र को मुख्य रूप से दो प्रकार में बांटा गया है। पहला आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष में क्या होता है दोस्तों, आप डायरेक्टली वोट डालते हो और अपने प्रतिनिधि को, अपने जो नेता है उसको चुनते हो। तो इसमें जनता बिना किसी प्रतिनिधि के खुद सीधे नीतियों और फैसलों पर वोट देती है, ठीक है। अगला हमारा है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है दोस्तों कि पहले जनता जो है ना, पहले तो दोस्तों जो आपका आम जनता है ये चुनाव में वोट डालती है और क्या करती है, तो अपने प्रतिनिधि, अपने कैंडिडेट को चुनती है और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है आगे अपना वोट, मतलब उनके द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो आगे वोट डालते हैं और आगे सरकार बनती है, ठीक है। जैसे आपका राष्ट्रपति का सर हो गया दोस्तों, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का जो चयन होता है वो आगे ही होता है, यानी व्यक्ति डायरेक्ट तो राष्ट्रपति को चुनता नहीं है, व्यक्ति के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो संसद में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इसमें जनता अपने नेता को चुनती है जो संसद या विधानसभा में जाकर उनके लिए कानून बनाते हैं। भारत और अमेरिका इसके प्रमुख उदाहरण, यानी भारत और अमेरिका में इसका उदाहरण आपको प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषता होती है, यानी लोकतंत्र की क्या क्या फायदा है। सबसे पहला हमारा फायदा है कि निष्पक्ष चुनाव। जिस देश के अंदर लोकतंत्र व्यवस्था होगी वहाँ पर जो चुनाव है दोस्तों वो आपका निष्पक्ष होगा, किसी भी एक पक्ष के रूप में नहीं होगा। तो जनता को नियमित अंतराल पर स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार बदलने का अधिकार होता है। आप सभी को पता है कि भारत देश के अंदर भी हर 5 साल में जो है सरकार चेंज होती है। इससे क्या है कि एक निष्पक्ष सत्ता का निर्माण होता है, एक निरंकुश शासन से देश को बचाया जाता है और कहीं ना कहीं देश की रक्षा की जाती है। अगला हमारा है कानून का शासन, ठीक है। देश का संविधान और कानून सभी नागरिकों के लिए समान जो है समान होते हैं। आप सभी को पता है लोकतंत्र व्यवस्था के तहत जो देश का चाहे कैसा भी नागरिक हो, सभी के लिए कानून एक समान होते हैं। मौलिक अधिकार की बात की जाए तो आप सभी को पता है आम नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसके द्वारा जो है वो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। तो नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता, समानता और अपने धर्म का पालन करने का जो है
अधिकार मिलता है। किसके तहत? तो लोकतंत्र के तहत। अब हम बात करेंगे दोस्तों नागरिकता। नागरिकता क्या है? तो नागरिकता किसी व्यक्ति या देश के बीच कानूनी रिश्ता है। इसके तहत देश अपने नागरिकों को वोट देने, चुनाव लड़ने और सुरक्षित जीवन जीने खास अधिकार देता है। बदले में नागरिक देश के नियमों का पालन करते हैं और राष्ट्र के प्रति वफादार होते हैं। यानी नागरिकता का दोस्तों सीधा सा मतलब यही है कि देश के द्वारा हर व्यक्ति को एक नागरिकता दी जाती है अपने देश के अंदर कि वो भारत का नागरिक है, और कहीं ना कहीं उसके विकास की बात की गई है। और व्यक्ति को क्या करना होता है कि अपने देश के प्रति वफादार होना रहता है, और अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना रखनी पड़ती है, और अपने देश के उत्थान के लिए कार्य करना पड़ता है। अब देखिए नागरिकता का क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहला हमारा महत्व है अधिकार। नागरिकों को देश में नौकरी पाने, बोलने या अपनी पसंद की सरकार चुनने की पूरी आज़ादी होती है। यदि मान लो आप किसी देश की नागरिकता आपके पास है, तो आप उस देश के अंदर पढ़ सकते हो, नौकरी पा सकते हो, और जो है सरकार चुन सकते हो। तो ये सब फायदा आपका हो जाता है। पहचान, आपकी उस देश के अंदर पहचान बन जाएगी। यह दुनिया में आपकी राष्ट्रीयता बताती है कि आप किस राष्ट्र से बिलोंग करते हो। अगला सुरक्षा, संकट में देश अपने नागरिकों की रक्षा भी करता है। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता कैसे मिलती है। यदि आपको भारत देश के अंदर नागरिकता चाहिए तो वो कैसे मिलेगी? तो भारत का संविधान हमें 5 तरीकों से नागरिकता देता है। जो हमारा भारतीय संविधान दोस्तों हमें 5 तरीकों से जो है नागरिकता देता है। यानी 5 तरीके से जो है व्यक्ति जो है भारत देश के नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जन्म से। ये क्या? हमारा जन्म से जो लोग भारत में पैदा हुए, जैसे मान के चलिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ भारत में, फिर उसका बेटे का जन्म हुआ भारत में, फिर उसका बेटे का हुआ, तो ये क्या है? ये सभी कहीं ना कहीं जन्म से ही इस भारत देश के निवासी है, तो इनको नागरिकता की जरूरत नहीं है। ये ऑफिशियली जो है भारत देश के निवासी है। अगला हमारा वंश है, जिनके माता पिता भारतीय हों, भले ही उनका जन्म विदेश में हो। अब मान लो किसी के पेरेंट्स जो है वो भारतीय हैं, लेकिन उनका जो जन्म है वो विदेश में हुआ हो, तो ये भी भारत की नागरिकता है। उसके बाद अगला हमारा है पंजीकरण से। ठीक है, पंजीकरण से बात की जाए तो जो लोग भारतीय मूल के हैं, जो लोग भारतीय के जो मूल निवासी हैं लेकिन विदेश में रहते हैं, मान के चलो जो व्यक्ति भारत देश के मूल निवासी हैं लेकिन वो विदेश में रहते हैं, तो वो पंजीकरण के माध्यम से भी जो है कहीं ना कहीं भारत देश की नागरिकता को पा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों है चौथा पॉइंट, चौथा मतलब तरीका, तो देशीकरण से। जो विदेशी नागरिक कई सालों से भारत में रह रहे हैं, यानी जो विदेशी नागरिक है वो कई सालों से भारत में रह रहे हैं, तो उन्हें भी आवेदन करने का अवसर मिलता है। वो भारत सरकार को लिखित रूप से आवेदन कर सकते हैं कि हमें भी जो है भारत देश की नागरिकता दे दी जाए। अगला हमारा है क्षेत्र विलय से, यानी जब कोई क्षेत्र भारत से जुड़ जाएगा तो भी जो है कहीं ना कहीं उसको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे मान के चलिए आप सपोज कीजिए कि भारत और पाकिस्तान इस समय अलग अलग है, लेकिन मान के चलिए यदि आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान अलग हो, एक हो जाए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान वालों को जो है भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। अब दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। यानी प्रतिनिधि जो लोकतंत्र है इसके क्या क्या सिद्धांत है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में बताया दोस्तों कि प्रतिनिधि लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र होता है जिसमें आम जनता के जो द्वारा, इसको आप अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कह सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि अप्रत्यक्ष रूप से जो इसके प्रतिनिधि होते हैं वो आम जनता की बात को रखते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब यह है कि जब जनता वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है और सरकार के पास अपने जो समस्या है उनके समाधान के लिए भेजती है, तो इसी को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र कह देते हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जहां जनता सीधे शासन नहीं करती, यानी जनता जो है वो डायरेक्ट शासन नहीं करती, बल्कि उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है संसद में जाकर शासन करते हैं। बल्कि वोट डालने के माध्यम से प्रतिनिधि चुनती है, ये चुने हुए नेता जनता की ओर से कानून बनाते हैं। अब जो आप मान के चलिए आपने नेता चुना, जैसे आपको मैं और सरल शब्दों में समझाऊं, जैसे एक कक्षा होता है आपका। ठीक है, एक कक्षा मान के चलिए, आप इसको रफ कर ले। पहले देखिए आपके कक्षा में 60 बच्चे हैं, जिसमें कक्षा में आपका एक मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर। ठीक है, 60 बच्चे हैं और एक मॉनिटर है। तो आपके जो मुद्दे हैं, आपने एक मॉनिटर को इलेक्शन में चुना, अब 60 बच्चों में इलेक्शन करवाया गया कि कक्षा का मॉनिटर किसे बनाया जाए, तो 40 बच्चों ने जो है एक बच्चे को समर्थन दिया, तो वह बच्चा मॉनिटर बन गया। तो अब उस मॉनिटर का प्रथम कर्तव्य बनता है
कि वो 40 बच्चों की बात को माने, उनकी समस्या को सुने और उनकी समस्या टीचर तक पहुंचाए और उन समस्या को समाधान कराए। तो ठीक उसी प्रकार देश में भी होता है। जब जनता अपने द्वारा सरकार को चुनती है, ठीक है, चुन के संसद में भेजती है, तो जनता के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन जनता की समस्याओं को जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनको समझना होता है और उन समस्याओं के समाधान के लिए संसद में जाकर उन समस्या का समाधान करवाना होता है। समझ गए दोस्तों? अब देखिए प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत क्या है समझते हैं। तो पहला हमारा है लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक है, देश की असली ताकत जनता के हाथों में ही होती है। इसमें बताया जा रहा है कि जो देश की असली ताकत होती है वो आम जनता के हाथों में ही होती है। जनता चुनाव में अपने वोट की ताकत से प्रतिनिधियों को चुनती है। आप सभी को पता है इलेक्शन के माध्यम से जो है कहने कहीं जनता जो अपने प्रतिनिधि को चुनती है। अगला हमारा जो सिद्धांत है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जब प्रतिनिधि चुनाव होता है, आप सभी को पता है इसमें स्वतंत्र होता है, किसी का भी एक पक्ष नहीं होता। जनता जो जिसको पसंद करती है, जो जनता के लिए अच्छे कार्य करता है, वही कहने की सरकार बनाता है। तो एक तय समय पर चुनाव होते हैं। इसमें सभी नागरिकों को बिना किसी डर या दबाव के वोट देने का अधिकार होता है। यानी इसमें किसी भी नागरिकों को किसी प्रकार का डर नहीं होता और किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। वो स्वतंत्र रूप से कहने के चुनाव में अपना भाग लेते हैं और अपना वोट डालते हैं। अगला हमारा है जवाबदेही। चुने गए नेता जनता और संविधान के प्रति जवाबदेही होते हैं। आप सभी को पता है जो भी नेता चुने जाएंगे, जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वो जनता के प्रति जवाबदेही होंगे क्योंकि जनता ने उनको चुना है। अगर वे अच्छा काम नहीं करते तो जनता अगले चुनाव में उन्हें बदल भी सकती है। आप सभी को पता है यदि सरकार अच्छा काम नहीं करेंगे तो आम नागरिक के पास ये शक्ति है कि वह सरकार को बदल भी सकती है। अगला हमारा है बहुमत का शासन लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार। आप सभी को पता है बहुमत का शासन होता है, लेकिन भारतीय संविधान में जो है अल्पसंख्यकों के लिए कहने के प्रावधान दिए गए हैं ताकि उनका भी विकास किया जा सके। देखिए सरकार बहुमत के फैसले से चलती है लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विचारों की भी पूरी रक्षा करती है। आप सभी को पता है जब तक सरकार पूरे क्षेत्र में हर व्यक्ति का विकास नहीं करेगी तब तक जो है कहीं ना कहीं एक उन्नत समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अगला हमारा है कानून का शासन। देश कानून से चलता है, किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं। आप सभी को पता है जो भारत देश या कोई भी देश है वो कानून से चलता है, किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं चलता। नेता और आम नागरिक दोनों कानून के सामने बराबर होते हैं। अगला हमारा शक्तियों का पृथकीकरण। आप सभी को पता है जब चुनाव होंगे, इलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधि को चुनोगे, प्रतिनिधि आगे इलेक्शन में मतलब चुनेंगे, तो इससे क्या होगा, जो शक्ति है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगी बल्कि पूरे समाज में होगी। इससे शक्ति का बंटवारा होगा। सरकार की शक्तियां जैसे कानून बनाने, लागू करने और न्याय करने को अलग अलग संस्थाओं में बांटा दिया जाता है। इससे कोई एक व्यक्ति निरंकुश या तानाशाही नहीं बन पाता। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का मतलब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन ये भी बड़ी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इग्नू के एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान की चर्चा कीजिए। यानी राजनीतिक सिद्धांत एक समय में मृत हो चुका था। मृत्यु मतलब कह सकते हो आप कि इसकी जो वैल्यू कम हो चुकी थी, तो इसके पुनः उत्थान यानी फिर से किस प्रकार से उठा उसकी चर्चा करनी। जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा होता है, जैसे मान के चलो एक व्यक्ति है जो मान लो 9th क्लास में पढ़ता है लेकिन वो पढ़ाई में कमजोर रहता है, वो फेल हो जाता है। वो क्या हो जाता है दोस्तों, तो वो फेल हो जाता है। लेकिन जब वो उसको उसके पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई का ये फायदा बताते हैं, तुम पढ़ोगे तो ये बन जाओगे, तो उससे वो मोटिवेट होता है और कहीं ना कहीं दोबारा से उठता है। और दोबारा से उठता है तो क्या करता है, वो अगले साल पूरी मेहनत करता है और 90+ मार्क्स लेके आता है। तो ये क्या था, यानी व्यक्ति गिर गया फिर से वो उठा, यानी पुनः उत्थान हुआ। इसी को हम पुनः उत्थान बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार राजनीतिक सिद्धांत भी जो है एक समय में इसका जो महत्व था वो कम हो गया, लेकिन एक समय के दौरान इसका महत्व बढ़ गया। समझ गए दोस्तों, मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो वो समझ ही जाएगा। देखिए राजनीतिक सिद्धांत का पुनः उत्थान का अर्थ है 1970 के दशक के बाद से राजनीति में नैतिक मूल्यों जैसे न्याय, स्वतंत्रता और अधिकार का फिर से वापस आना। दोस्तों क्या होता है, एक समय में 1970 के दशक से पहले क्या होता है दोस्तों कि जो नैतिक मूल्य है, न्याय है, स्वतंत्रता है और कहने के जो आपके अधिकार हैं वो एक तरह से मतलब छीन से जाते हैं, उनकी मतलब महत्व कम हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथ्यों पर अधिक जोर देने के कारण इनका पतन हो गया। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहने के जो तथ्य होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, जिस कारण जो ये आपका न्याय था और स्वतंत्रता था और अधिकार था, इसका पतन होता चला गया। बाद में विचारकों ने इसे फिर से प्रासंगिक यानी महत्वपूर्ण बना दिया गया।
आगे समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारण। अब जो पतन हुआ, राजनीतिक सिद्धांत की जो गिरावट आई, उसका कुछ ना कुछ कारण भी होगा, तो वो कारण आपको बताना है। तो हमारा पहला कारण है कि 1950 और 1960 के दशक में व्यवहारवाद और प्रत्यक्षवाद का बोलबाला था। यानी व्यवहार के माध्यम से, प्रत्यक्षवाद के माध्यम से जो है शासन किया जाता था। इसके तहत राजनीति को भौतिक विज्ञान की तरह केवल आंकड़ों और तथ्यों तक ही सीमित कर दिया गया था। यानी राजनीति में क्या था कि लोग बोलते रहे सिर्फ वोट डालेंगे इलेक्शन होगा, लेकिन आज के समय में क्या है कि राजनीति जो है आम नागरिकों के जो है हित से जुड़ गया है। यानी आम नागरिक का कल्याण किस प्रकार से किया जाए, ये आज के समय में राजनीति का पहला मुद्दा है। डेविड स्टन जैसे विद्वानों ने मूल्यों को महत्व देना छोड़ दिया, जिससे राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। अब जब आप यही सोचो, जब आप राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों को महत्व ही नहीं दोगे तो कैसे वो राजनीतिक सिद्धांत चलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका पतन हो गया। तो इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया। अब देखिए राजनीतिक सिद्धांत का जो पुनः उत्थान होता है वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या कारण है, वो आपको बताना है। पहला हमारा है व्यवहारवाद की विफलता। केवल आंकड़े ही समाज की समस्याओं को हल नहीं करता। आप सभी को पता है जो वोट डालते हैं, जो इलेक्शन के आंकड़े होते हैं, उससे समाज की समस्या हल नहीं होगी, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से जब हम उसका अध्ययन करेंगे, समाज में गरीबी को देखेंगे, लोगों की स्थिति को देखेंगे, तब जाकर के जो है हम उसके समस्याओं का हल ढूंढ पाएंगे। तो युद्ध, गरीबी और असमानता जैसी समस्याओं को समझने के लिए नैतिक मूल्यों की आवश्यकता महसूस करता है। ठीक है, यानी नैतिक मूल्य जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक किसी भी राज्य का कल्याण नहीं हो सकता। अगला हमारा है समकालीन संकट। ठीक है, देखो समकालीन शब्द का मतलब होता है, ये आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा कालीन, यानी वर्तमान समय की बात करता है। ठीक है, वियतनाम युद्ध, परमाणु खतरे और रंग भेद जैसे मुद्दों ने विचारकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। यानी आप देख सकते हो कि समय के अनुसार जो आपका राजनीतिक सिद्धांत था, इसमें भी परिवर्तन देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं जो सांख्यिकी रूप से पहले इसके ऊपर बात की जाती थी वो बदल जाती है, और व्यक्ति का जो सुरक्षा है वो परम कर्तव्य बन जाता है। किस प्रकार से व्यक्ति को युद्ध से, परमाणु खतरे से और रंग भेद से सुरक्षित रखा जा सके, ये आपका पुनरुत्थान हो जाता है। अगला हमारा है उत्तर व्यवहारवाद का उदय। डेविड स्टन ने खुद स्वीकार किया कि ज्ञान वही सही है जो समाज की भलाई करे, तथ्यों के साथ मूल्यों को भी जोड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान के प्रमुख विचारक, यानी कुछ ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के प्रति अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, पहला हमारा था जॉन रॉल्स। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के सिद्धांतों को एक नए तरीके से समझाया है। इसने राजनीतिक सिद्धांत को फिर से लोकप्रिय बनाया। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने इसके माध्यम से, ये पुस्तक के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत को हम हर नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया है। अगला दोस्तों हमारा है लियो स्ट्राम। उन्होंने भारतीय विचारकों जैसे प्लेटो और अरस्तु के दर्शन को वापस लेने का समर्थन कर दिया। अगला की बात की जाए विचारक की, तो ईसाया बर्लिन। उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने स्वतंत्रता की अवधारणा पर नए विचार दिए। यानी नए रूप से स्वतंत्रता किस प्रकार से लागू की जाए, उसके प्रति इन्होंने नए नए विचार दिए। अगला दोस्तों हमारा है अन्ना आरेंड। उन्होंने मानवीय गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। यानी बताया कि राजनीतिक सिद्धांत का यदि हमें विकास करना है तो कहीं ना कहीं आम नागरिक की जो गरिमा है, जो उसका रिस्पेक्ट हमें करना होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मैं आपके लिए इग्नू के जो है हर वीडियो बनाता रहूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। और बेल आइकन पर क्लिक करके आपको क्या करना है दोस्तों, ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हम कोई भी नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। बाकी मेरी तरफ से जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों BPSC 101, ठीक है, जो आपका BPSC 101 का एग्जाम होने वाला दोस्तों 8 जुलाई 2026 को। इस दिन की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ढेरों शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा हो, आपके नंबर अच्छे आए। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।